और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की वजह से पूरे मिडल ईस्ट के रीजन में फिर से हलचल मच जाती है। तो स्वागत है आज आप सभी का इस वीडियो के अंदर और आज हम देखेंगे अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने 25 मई को एक ट्वीट डाली अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट के ऊपर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम कंट्रीज को इमीडिएटली अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने को कहा और उन्होंने ये चीज कही कि अगर गल्फ कंट्रीज को रीजन के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए और ईरान के साथ एक डील चाहिए न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, तो उनको मैंडेटरी रहेगा कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करें। अब अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या? 2020 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड्स को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज करती है, जिसके अंदर जो मेन एग्रीमेंट था वो ये था कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो इजराइल को पहली बात रिकॉग्नाइज करेंगे और इजराइल के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज करेंगे। और इब्राहिम जो नाम है इस इन अकॉर्ड्स के लिए वो डिलिबरेटली चूज करा गया था, क्योंकि ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, इन तीनों रिलीजन के अंदर इब्राहिम या फिर इब्राहिम को रिस्पेक्ट करा जाता है। और इस ब्रांडिंग का जो मैसेज था वो भी बहुत ज्यादा क्लियर था, जहां पर ये चीज बताई जा रही थी कि हम लोग एक कनेक्टेड सिविलाइजेशन का पार्ट है, ना कि परमानेंट एनिमीज। और इनिशियली जिन कंट्रीज ने इस अकॉर्ड को साइन करा था वो थे यूएई, बहरीन और बाद में मोरक्को और सूडान ने भी इसको ज्वाइन करा था। लेकिन ये जो अकॉर्ड्स थे ये सिर्फ इसलिए नहीं थे कि भाई क्योंकि हम इब्राहिम रिलीजन को फॉलो करते हैं, हम मतलब रिलीजन ऑफ द बुक हैं, ये सिर्फ कहा जा रहा था। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी था। अब ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इन अकॉर्ड्स को मिडिल ईस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था। सबसे पहला था कॉमन फियर ऑफ ईरान। ईरान क्योंकि एक शिया कंट्री है और ईरान के अलावा आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनमें से एक आपका इजराइल है जो एक जूविश कंट्री है और बाकी जो कंट्रीज हैं वो सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज हैं। और इस चीज के अंदर शिया वर्सेस सुन्नी का जो एंगल है उसको भी लाया जाता है कि ईरान को एक प्रॉपर एनिमी, एक कॉमन एनिमी की तरह दिखाया जाएगा और जितनी भी बाकी कंट्रीज होंगी वो एक साथ आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ईरान को बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एक रीजनल थ्रेट की तरह देखती हैं। ईरान बैक्ड मिलिशियाज, मिसाइल प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर एम्बिशन, प्रॉक्सी वॉर्स। तो एनिमी का एनिमी बेसिकली हमारा दोस्त है। और दूसरी चीज थी इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल भले ही एक छोटा कंट्री हो पर वो एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। इजराइल साइबर सिक्योरिटी, एआई, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, डिफेंस टेक, इन सारे डोमेन्स के अंदर अपनी एक एक्सपर्टीज रखता है। गल्फ कंट्रीज स्पेशली यूएई को एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ऑयल के अलावा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरह यूएई के पास बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स नहीं है। तो एक टाइम पे आके जब दुनिया शायद क्रूड ऑयल से मूव ऑन कर जाए तो यूएई चाहता है कि हमारी इकोनॉमी के पास और भी ऑल्टरनेटिव हो सर्वाइव करने के लिए। और इसी वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज की डेट में दुबई को जो एक फाइनेंशियल सेंटर की तरह देखा जाता है मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर, जहां पर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, टेक पार्टिसिपेशन का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगली चीज आती है यूएस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। ये चीज हम सब जानते हैं कि आज की डेट में यूएसए का जो डेट है वो कितना ज्यादा हो चुका है और एक जो इनएविटेबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है यूएस इकोनॉमी के अंदर वो पूरी दुनिया को हिट करेगा। और सीधी सी बात है, अगर आप एक ग्लोबल सुपर पावर हो तो आपको अपनी इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, चाहे हम सॉफ्ट पावर की बात करें या हार्ड पावर की। यूएसए एक चीज ये कर सकता है कि अगर मिडल ईस्ट के अंदर यूएसए का जो एलाय है इजराइल, उसके जो रिलेशंस है बाकी अरब कंट्रीज के साथ, अगर वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो जो सेंटकॉम है यानी सेंट्रल कमांड है यूएसए की मिडिल ईस्ट के अंदर, जहां पर जितना भी मिलिट्री या फिर हार्ड पावर प्रोजेक्शन यूएसए करता है अपना, वो अगर सारी चीजें इजराइल मैनेज करता है और उसको अगर बाकी अरब कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है तो वो कहीं ना कहीं ईरान को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये इजराइल के भी ग्रेटर इजराइल वाले प्लान को भी सपोर्ट करेगा आगे चलकर। तो इससे होगा क्या कि यूएसए पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगा यूएसए इजराइल की तरफ, और इजराइल का जो अपना एजेंडा है ग्रेटर इजराइल का उसको भी पुश मिलेगा। और ये अजम्पशन बनाई जा रही है कि पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी अगर इजराइल और बाकी अरब कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं अगर वो नॉर्मलाइज होते हैं। चौथी चीज जो होगी वो है पैलेस्टाइन इशू का डाउनग्रेड। हिस्टोरिकली अरब कंट्रीज बोलते थे पहले पैलेस्टाइन इशू को सॉल्व करो, उसके बाद हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे और अपने टाइज उसके साथ इंप्रूव करेंगे। और अगर अब्राहम अकॉर्ड्स प्रॉपर्ली साइन हो जाते हैं या इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो फिलिस्तीन को लेके जो उनका स्टांस है वो कहीं ना कहीं वीकन हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर 7 के बाद गाजा में जिस तरीके के ऑपरेशंस इजराइल ने कंडक्ट करे हैं उस वजह से ये चीज को मान लेना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बहरीन और यूएई जैसी कंट्रीज ने अपना स्टांस पहले से ही बहुत अलग रखा था, जहां पर उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि नेशनल इंटरेस्ट उनकी पहली प्रायोरिटी है। और यूएई जैसे जो कंट्रीज हैं वो अपनी ग्लोबल इमेज को बिजनेस फ्रेंडली, लेस आइडियोलॉजिकल और मॉडर्न दिखाना चाहते हैं। तो
इस चीज़ को भी एक अच्छा खासा पुश मिलता है अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर किन चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है और इसका आउटकम क्या हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर क्या चीज़ें हुई? ट्रंप ने ईरान नेगोशिएशंस के साथ-साथ अब्राहम अकॉर्ड्स को भी एग्रेसिवली पुश करा। सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन जैसे कंट्रीज़ को साइमल्टेनियसली जॉइन करने को कहा अब्राहम अकॉर्ड्स को। जहाँ पर ट्रंप ने इन कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उनको डायरेक्टली बात करके कहा कि ईरान डील के साथ-साथ इन सभी कंट्रीज़ को अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर आना चाहिए। और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी थी कि हो सकता है 1 या 2 कंट्रीज़ ऐसे हों जो इसको साइन ना भी करें तो भी चले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भाई पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को बोल तो दिया कि भाई आप लोग अब्राहम अकॉर्ड्स जॉइन कर लो। पर मज़े की बात ये है कि ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ना, यूएसए, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इनका जो लव ट्रायंगल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। देखो भाई, हीरा मंडी को लेके ना चीज़ें ये है कि अगर इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी कर दी ना, उनकी लीडरशिप ने, कि हम इज़राइल के साथ किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, तो भाई रायट्स हो जाएँगे। और इस चीज़ के ऊपर इज़राइल भी बहुत ज़्यादा एम्फसिस देता है कि जो हमास के अंदर टेररिस्ट थे, वो पाकिस्तान में जाकर ट्रेन होते हैं। और ये जो पैटर्न है, इसको हम समझ सकते हैं अक्टूबर 7 के अंदर जो इंसिडेंट्स हुए थे, उनके साथ और पहलगाम के अंदर जो टेरर अटैक हुआ था भारत में, उसके साथ। जहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि आइडेंटिफ़ाई करके टारगेटेड किलिंग करी गई थी विक्टिम्स की। उनसे उनका रिलिजन, उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी पूछकर उनको मारा गया था। तो इज़राइल भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है पाकिस्तान के सपोर्ट को लेकर के। अब पाकिस्तान की ही अगर हम बात करें तो भाई पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट के ऊपर भी इस चीज़ को मेंशन कर रखा है कि हम इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। और इसी वजह से हो सकता है कि ट्रंप ने जो ये चीज़ मेंशन करी थी कि हम 1 या 2 कंट्रीज़ अगर ना भी साइन करें तो कोई बात नहीं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही बोला गया होगा। क्योंकि यार देखो पाकिस्तान ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूएसए के लिए। क्यों? क्योंकि भाई एक तो ये इनका ना एक पुराना एसेट रहा है पाकिस्तान शुरू से। पाकिस्तान जो है वो भारत के अगेंस्ट यूएसए का एक लेवरेज पॉइंट है। वो एक तरीके से चेक में रखने के लिए यूएसए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता हुआ आया है और ये चीज़ हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी थी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर यूएसए अपने टाइज़ को कट करता है पाकिस्तान के साथ या फिर वो एक फ्री हैंड देता है पाकिस्तान को तो हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा से चाइना के पास चला जाए। अगर ये चीज़ होती है तो भाई पाकिस्तान को अगला नॉर्थ कोरिया बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसीलिए हो सकता है कि यूएसए पाकिस्तान को अलाउ कर दे कि जी आप कोई बात नहीं, आप साइन मत करो अकॉर्ड को। क्योंकि जिस तरीके के अभी इंटरनल केओस मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अगर गलती से भी इस चीज़ का मेंशन बाहर आता है कि इनकी जो गवर्नमेंट है या जो इनका खेत मार्शल है वो इज़राइल के साथ किसी भी तरीके से एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पूरा देश जल उठेगा। और इसकी दूसरी साइड ये हो सकती है कि भाई जो इनका खेत मार्शल है, आसिम मुनीर, और दूसरी चीज़ जो टर्न आउट हो सकती है वो कि भाई खेत मार्शल फुल ऑन डिक्टेटरशिप मोड में घुस जाए। उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन मर रहा है, कौन ज़िंदा है, हम यूएसए के कहने पे अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करेंगे। अगर ये चीज़ होती है तो ऐसे फ्री में तो वो करेगा नहीं, ठीक है ना? तो उसके लिए वो बेल आउट पैकेजेज़ बोल सकता है कि पाकिस्तान पे जितने भी लोन्स हैं उनको माफ़ करा जाए और उन्हें नए लोन्स दिए जाएँ। तो ये एक धर्म संकट है हीरा मंडी के ऊपर। और देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस्लामिक उम्मा के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। दूसरी चीज़ ये है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक है। और पाकिस्तान जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री है, प्लस उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सेस है। पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर कंट्री है तो ना चाहते हुए भी भाई लोगों को ना सुनना पड़ता है उनको। हालाँकि उनका न्यूक्लियर ब्लफ है, क्या है वो तो हमने देख लिया था। अब बात जो है ना वो इन दोनों कंट्रीज़ पे आके रुकती है कि यूएसए सऊदी अरेबिया को भी कह रहा है, यूएसए पाकिस्तान को भी कह रहा है कि जी अब्राहम अकॉर्ड्स को आप साइन करो। अगर इन दोनों कंट्रीज़ में से कोई भी एग्री करता है कि हम साइन करते हैं, चलो कोई बात नहीं देखी जाएगी। तो ये एक बड़ा सिग्नल होगा इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया की इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, पर वहीं मिलिट्री लेवल पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है इस्लामिक नेशंस के अंदर। अगर हम ईरान को बाहर रखें और अगर दोनों में से कोई भी एक कंट्री पहले साइन करता है, तो जो दूसरा कंट्री होगा वो ये कह सकता है कि भाई चलो न्यूक्लियर पावर ने कर लिया, तो हम भी कर लेते हैं। या फिर अगर सऊदी अरेबिया पहले साइन कर लेता है, तो पाकिस्तान ये कह सकता है अरे, अरे कि जी सऊदी अरेबिया ने कर लिया, हम तो इनकी बात मानते हैं, इनसे हमें पैसे भी मिलते हैं और ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी हैं सुन्नी वर्ल्ड के अंदर, तो जी हम भी अब कर लेते हैं। इंटरनल chaos देखा जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर हलचल मचा दी है। अभी के हिसाब से तो देखो भाई, पाकिस्तान ने डायरेक्टली इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है कि भाई हम कोई साइन वाइन नहीं कर रहे, कोई अब्राहम अकॉर्ड कुछ नहीं होता। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है ना ख्वाजा आसिफ, उसने ये चीज़ बोली थी कि हमारे फंडामेंटल आइडियल्स के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। तो ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इज़राइल को हम रिकॉग्नाइज़ कर लें और उसके साथ अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको नॉर्मलाइज़ कर लें। आने वाले कुछ दिनों में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि भाई इनके फेवरेट फील्ड मार्शल जो हैं, वेरी गुड गाय, वेरी वेरी ग्रेट गाय, ही इज़ अ गुड गाय, आसिम मुनीर, नाम तो नहीं बोलता, वो फील्ड मार्शल ही कहता है।
ट्रम्प, तो देखना होगा कि भाई अब ये जो स्नब मिल रहा है ना ट्रम्प को कि भाई तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, तुम तो मेरे नौकर थे। तुम तो तुम तो भाई मेरे मेरे मतलब ओवल ऑफिस में आके मैंने तुम्हें रोटी खिलाई है ना? अब तुम अपना अपना नमक का कर्ज अदा नहीं कर रहे। ये चीज़ किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी ट्रम्प को और पाकिस्तान के रिलेशन को? अब इम्पोर्टेंट बातें करते हैं कि इस अकॉर्ड के थ्रू किन कंट्रीज को फायदा मिलता है? कुए बोनो, यूएसए एक साथ ईरान और चाइना को काउंटर करने का एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बन सकता है। जैसा मैंने बताया कि इजराइल और बाकी अरब कंट्रीज अगर एक साथ आ जाती हैं तो वो एक ब्लॉक की तरह कंसिडर करा जाएगा जो ईरान को काउंटर बैलेंस करेगा। मिडिल ईस्ट में यूएस बैक्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। बेसिकली होगा क्या कि क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूएसए के एसेट्स का वो एक तरीके से कंबाइन हो जाएगा और उसको जो लीड करेगा वो होगा इजराइल। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इन्फ्लुएंस है उसका एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट होगा और यूएसए को इससे इकोनॉमिक गेन्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई डिफेंस और एविएशंस डील जो हैं वो यूएसए के बिज़नेसेस को बढ़ाएँगी और जॉब्स को भी बूस्ट देंगी। तो अल्टीमेटली ये कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प अपने लोगों को एक कह पाएँगे कि जी देखो ये हमारे लिए एक विन है। तो पहले सिर्फ इजिप्ट और जॉर्डन के साथ पीस था इज़राइल का और ब अब अगर मल्टीपल अरब स्टेट्स नॉर्मलाइज़ होते हैं तो मिलिट्री कोऑपरेशन मैसिवली डीपन होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे ईरान के अगेंस्ट। मिडल ईस्ट का जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको इज़राइल देखेगा। क्योंकि आज की डेट में जो रीजनल सिक्योरिटी है वो ईरान के हाथ में है। क्यों? क्योंकि ईरान ही अभी वो कंट्री है जो बाकी सारे देशों की तोड़ रहा है दबा के। और बाकी अगर हम बात करें तो भाई गल्फ स्टेट्स हैं जो फर्दर बेनिफिशियरीज़ होंगे इस इन इन एग्रीमेंट्स के, जैसे यूएई और बहरीन, है ना? ईरान के अगेंस्ट इज़राइली मिलिट्री टेक और इंटेलिजेंस एक्सेस मिलेगा उनको। इकोनॉमिक और टेक पार्टनरशिप ग्रो होंगी, है ना? साइबर सिक्योरिटी, एआई, हेल्थ केयर, फिनटेक, एविएशन, ये सारी जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं इज़राइल की, उन सब का एक्सेस बाकी अरब कंट्रीज़ को भी मिलेगा, जो उनको उनकी मॉडर्नाइज़ेशन में बेसिकली हेल्प करेगा। अब हमने ये चीज़ तो समझ ली कि इन अकॉर्ड से फ़ायदा किसको मिलता है। अब ज्योग्राफी एक बार और देख लेते हैं, उससे हमें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ और ये है बाब अल मंदेब। ये 2 स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट मतलब एक ऐसा वाटर चैनल है जहां से आपकी शिप्स पास होती हैं, ट्रेड होता है। पहले इन 3 चोक पॉइंट्स को अच्छे से समझ ले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ ईरान का लेवरेज पॉइंट है। आज की डेट में ईरान ने यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है और यूएसए ने उसके नेवल ब्लॉकेड पे अपना नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। गल्फ स्टेट्स का जितना भी ऑयल है वो यहीं से निकलता है। इजराइल और गल्फ का अगर अलाइनमेंट होता है तो ये लोग आराम से ईरान को यहाँ पर कंटेन कर सकते हैं। और बैब अल मंदेब जो रेड सी के लिए एक एंट्री पॉइंट है ना? यहाँ पर क्या है कि हूतीज़ यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। हूती रेबेल्स अगेन ईरान फंडेड हैं, जैसे हमास और हिज़्बुल्लाह हैं, है ना? अगर अकॉर्ड्स का ये एक कोर गोल है, ठीक है? कि जितने भी हमारे एनर्जी चोक पॉइंट्स हैं या फिर ट्रेड चोक पॉइंट्स हैं, जहाँ से एनर्जी का और ट्रेड का फ्लो होता है, उनको बेसिकली सिक्योर करा जाए, जो ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो स्मूथली रन कर सकें। तीसरा जो चोक पॉइंट है हमारा, वो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। इज़राइल का जो जियोग्राफिकल पोज़ीशन है, यहाँ यूरोप और मिडल ईस्ट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो ट्रेड, पाइपलाइंस और डेटा केबल्स सब यहीं से जाती हैं। और सऊदी अरेबिया के लिए भी ये क्रिटिकल है ज्योग्राफिकली। अगर सऊदी अरेबिया साइन करता है ना इस डील को, इस एग्रीमेंट को, तो इज़राइल का जो लैंड कनेक्टिविटी है अरब वर्ल्ड से वो बन जाता है। और ये चीज़ ना कि सिर्फ मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। आईमेक कॉरिडोर यानी इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर जो है वो सऊदी अरेबिया से होकर जाता है और इज़राइल पे जाकर एंड होता है। तो अगर ये जो रीजन है ये स्टेबल रहेगा, यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेड हो पाएगा, इकोनॉमी रन कर पाएगी, तो वो इंडिया को भी आगे जाकर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम ये समझते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है, यानी कि हमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अभी सामने से देखने को मिल रही हैं। ट्रम्प एक ग्रैंड बार्गेन कर रहे हैं कि अगर तुम्हें ईरान की न्यूक्लियर डील चाहिए तो जितने भी अरब स्टेट्स हैं उनको सिक्योरिटी गारंटी मिल जाएगी अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू। इज़राइल को एक वाइडर रिकॉग्निशन मिल जाएगा और ये आइडिया स्ट्रेटेजिकली कितना ब्रिलियंट लगता है ना? कि भाई एक मूव के अंदर पूरा रीजनल रीसेट हो जाएगा। देखो गाज़ा वॉर के बाद अरब पब्लिक का जो मूड है ना वो काफ़ी चेंज हुआ था। पहले जो सेंटिमेंट था ना लोगों का 2020-21 में, वो ये था कि चलो भाई ठीक है, नॉर्मलाइज़ है चीज़ें, अपना आराम से कर लेते हैं अब्राहम अकॉर्ड। यूएई ने कर लिया था, बहरीन ने कर लिया था। बाकी कंट्रीज़ भी धीरे-धीरे एक ट्रस्ट और इंटरेस्ट दिखा रही थी अपना। फिर भाई अक्टूबर 7 का हमला होता है इज़राइल के ऊपर और उसके बाद से लेके इज़राइल प्रॉपर वॉर में उतर जाता है गाज़ा के अगेंस्ट और भाई दबा के बॉम्बिंग करता है और उस चीज़ की वजह से जितना भी इस्लामिक वर्ल्ड है उसके अंदर एक एंटी इज़राइल फीलिंग और ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कई गल्फ कंट्रीज़ में इज़राइल अब एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह नहीं देखा जा रहा था, बल्कि इनस्टेबिलिटी के सोर्स की तरह इज़राइल को देखा जा रहा था। सऊदी अरेबिया बिना पैलेस्टाइन कंसेंसस के भाई नॉर्मलाइजेशन साइन अवॉइड ही करेगा, ठीक है? उन वो पहली चीज़ यही बोलेंगे कि ठीक है भाई, फ़िलिस्तीन की चीज़ को आप हमारी सॉर्ट आउट करो, फ़िलिस्तीन को प्रॉपर कंट्री बनाओ, उनको प्रॉपर लैंड दो और इज़राइल को बोलो पीछे रहे, ऐसे-वैसे। जो चीज़ इज़राइल नहीं मानेगा। ये ची वही मैंने कहा ना, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ये 2 कंट्रीज़ होंगे जिनको लेके ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि
जो ये एंड तक फाइट करेंगे कि इनको ये अकॉर्ड साइन ना करने पड़े। करंट इजरायली गवर्नमेंट के लिए पैलेस्टाइन का जो इशू है वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है कि जो भी चीजें सऊदी अरेबिया डिमांड कर रहा है पैलेस्टाइन को लेकर वो डिलीवर नहीं कर सकते वहां की जो अभी करंट गवर्नमेंट है इजराइल की। और पाकिस्तान और टर्की जैसे जितने भी देश है ना, ये जो अपना अपना आपको मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं, वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में इन अकॉर्ड्स को साइन नहीं करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो बोलेंगे नहीं ये लोग, है ना, ओपनली। अगर हम लोग ये चीज मान के चलें कि ये अकॉर्ड्स फ्यूचर में साइन होते हैं, रीजन में स्टेबिलिटी आती है, ये जो ईरान इजराइल की वॉर है अगले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में रिजॉल्व हो जाती है, पीस डील हो जाती है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ देता है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मेरे को, आपको और जो लोग वहां पर वॉर लड़ रहे हैं उनको भी पता है भाई कि इतनी जल्दी ये चीज रिजॉल्व नहीं होगी, इसका हिट होगा और बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हाइपोथेटिकली मान के चले अगर ये चीज हो जाती है तो क्या हो सकता है। तो यार ये चीज ना सिर्फ एक पीस प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर है। यहाँ पर एंटी ईरान, एंटी चाइना, ये दोनों चीजें हम एक साथ कवर कर लेते हैं। सिक्योरिटी और ट्रेड अलाइनमेंट पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर दोबारा से एस्टैब्लिश होगा। अब भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मेजर अपॉर्चुनिटीज खोल देता है भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए। कैसे? एक तो भाई आईमैक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब अगर आप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को देखोगे तो मुंबई से लेके आपका यूएई, फिर सऊदी अरेबिया और इजराइल में हाइफा पोर्ट, और फिर ग्रीस में जाकर ये खत्म होता है। यानी एक प्रॉपर कनेक्टिविटी या फिर एक ट्रेड राउट एस्टैब्लिश करता है इंडियन गुड्स के लिए, जो भारत को यूरोप से कनेक्ट करेगा, एंड देन फ्रॉम ग्रीस ये फर्दर आगे यूरोप में जा सकता है। सेम चीज होती है I2U2 के साथ। I2U2 क्या है? I2U2 है इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूएई। ये चार कंट्रीज का जो है ग्रुप है या ग्रुपिंग है, ये ट्रेड और डिफेंस टेक पार्टनरशिप की तरह काम करता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये डिपेंड करेंगी कि ये मिडिल ईस्ट का जो ये रीजन है ये कितना ज्यादा स्टेबल रहता है। यहाँ पर जितनी ज्यादा शांति रहेगी उतना ज्यादा अच्छे से और उतना ज्यादा जल्दी I2U2 और आईमैक कॉरिडोर स्टार्ट हो पाएंगे, जो अल्टीमेटली भारत के ही प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल होंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरे मेन चैनल्स की वीडियो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।